नमस्कार दोस्तों, सारांश सिविल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल एक सूचना आप लोगों को दी गई थी कि हम एक ट्राइब्स की सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग विश्व की महत्वपूर्ण ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका कल्चर पढ़ेंगे, कहाँ पाई जाती हैं वो ट्राइब्स। ये एग्जाम में लगातार यूपीएससी या यूपीपीएससी में पूछा जाता है। तो उसी क्रम में आज हम लोग अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं अफ्रीकन ट्राइब से। और पहले हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज ट्राइब पढ़ेंगे, जैसे अफ्रीकन ट्राइब पढ़ेंगे, फिर बाकी जो अन्य कॉन्टिनेंट है वहां पर जो महत्वपूर्ण ट्राइब है, और इसके बाद में एक सीरीज में हम लोग इंडियन ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं अपनी पहली ट्राइब, जिसका संबंध अभी बताया कि आपको अफ्रीकन ट्राइब से शुरू कर रहे हैं, जिसका संबंध किससे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। और ये ट्राइब जो है ये है मसाई ट्राइब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मसाई ट्राइब। ये मसाई ट्राइब है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, और इसके बारे में लगातार जानकारी जो होती है वो एग्जाम में पूछी जाती है। अब होता क्या है कि भारत के भी कई देश, भारत एक ग्लोबलाइज्ड कंट्री है, और उसमें होता क्या है कि भारत कई सारे प्रोजेक्ट है जो बाहर करता है, और भारत ने इधर इन दिनों जो अपने प्रोजेक्ट है उनको अफ्रीका के देशों में बहुत तेजी से बढ़ाना प्रारंभ किया है। तो उसमें मान लीजिए आप एक ट्रेडर्स हैं, ठीक है, आप एक मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं, और आप ऐसी देश में जाते हैं जहां पर आप एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, और उस देश में उस स्थान पर जहां प्रोजेक्ट लगा है कुछ ट्राइब रहती है। तो आपको जाने से पहले, ठीक है, आपको वहां का कल्चर, ठीक है, और वहां के लोगों का व्यवहार, उनका खान पान, उनके रीति रिवाज, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं होगी तो आप वो आपका विरोध करेंगे और आप वहां काम नहीं कर सकते। और एक डिप्लोमेट के लिए जो बाहर के देश में काम करता है, यानी कि जो राजदूत होते हैं हमारे, ठीक है, और जो हाई कमिश्नर होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनको वहां के लोगों का कल्चर पता होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप व्यापार करने गए हैं तो उस जो इंडियन एम्बेसी होगी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको सारी चीजों से बताए कि यहाँ ये लोग रहते हैं, इनका कल्चर ये है, आपको यहाँ पर ये स्टेप नहीं लेने हैं, इनको कैसे समझाना है। तो इस तरह ये जो ट्राइब्स का हमें कल्चर पढ़ना है और सारी चीजें पढ़नी है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पढ़ाई जाती है। तो अब हम लोग ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने मसाई ट्राइब की तरफ चलते हैं। मसाई ट्राइब में सबसे पहले देखते हैं, ये एक पेस्टोरल पीपल है। कहां पर पाए जाते हैं? जो आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली है, ग्रेट रिफ्ट वैली, महान रिफ्ट घाटी, ठीक है, ये अफ्रीका में है। रिफ्ट वैली के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में होते हैं, वो आपके ज्योग्राफी वाले सर आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें कई सारी लेक्स भी आती हैं आसपास में, तो वो भी आपको पढ़नी होती है, ठीक है। तो ये पेस्टोरल पीपल है, कहाँ के? ग्रेट रिफ्ट वैली के। लैंड, लाइव स्टॉक, राइट्स ऑफ द पैसेज। अब इसके बारे में, इनकी भूमि कैसी है, लाइव स्टॉक कैसा है, उनके रीति रिवाज क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे इनका जो घर होता है, होम अलोंग द ग्रेट रिफ्ट वैली। अभी बताया ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में आपको, ये कहां पर है? अफ्रीका में है, ठीक है। अब ग्रेट रिफ्ट वैली से बहुत सारे प्री में क्वेश्चन आते हैं, तो अब ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो हम लोग जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे एमसीक्यूज में। अब जो आपकी ज्योग्राफी है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेक्स हो गया, वो ज्योग्राफी वाले सर करेंगे, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है मसाई लिव्स इन सदर्न केन्या। कहां पर रहते हैं? मान लेते हैं ये एक केन्या का पार्ट है, और यहां पर जो दक्षिण हिस्सा है सदन, वहां पर ये रहते हैं। और नदन तंजानिया, यानी कि ये केन्या है और ये तंजानिया है। ये आपका दक्षिण भाग हो गया, और ये किसका? तंजानिया का। केन्या ये है, ये केन्या का दक्षिण भाग हो गया, और ये आपका तंजानिया है, और ये किसका भाग हो गया? उत्तरी भाग हो गया। इसके दक्षिण और उत्तरी हिस्सा, तंजानिया का उत्तरी और केन्या का दक्षिण हिस्सा जो है, वहां पर ये ट्राइब जो है वो रहती है। कैसा क्षेत्र है वो? सेमी एरिड, अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र है। और ये भूमि कहां पाई जाती है? ग्रेट रिफ्ट वैली के साथ में। तो आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहले ये कहां पाई जाती है? तो एक तो पाई जाती है ये केन्या के दक्षिण हिस्से में, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, प्रीलिम्स में आपको दे दे नदन केन्या, तो वो गलत हो जाएगा, सदन केन्या है। आपको दे दे सदन तंजानिया, तो वो गलत हो जाएगा, नदन तंजानिया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। वहां का मौसम कैसा है? सेमी एरिड या एरिड है। Many Maasai regards their national census as government interference, often undercount themselves to census taker, making population figure exponential. अब होता क्या है कि जो ये मसाई ट्राइब है, इसका मानना ये है कि जो हम लोगों का जनगणना होती है, जो सेंसस होता है, ये गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, ये गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो सेंसस लेने आते हैं तो उनको ये बहुत सारी छुपा देते हैं, जितना मतलब थोड़ा हुआ, और उसके बाद उन्होंने क्या किया,
छुपा दिया थोड़ा सा, मतलब कम बताते हैं, 4 लोग हैं तो 3 लोग बताएंगे, 2 लोग बताएंगे, तो कम बताते हैं। इस कारण क्या होता है कि इनकी जो फिगर होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है। कितनी होती है? 5 लाख। तो लगभग लगभग इनकी जनसंख्या कितनी, अप्रोक्स नहीं है ये, अप्रोक्स है मतलब एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है, कितनी है? 5 लाख। ठीक है। और एरिया कितना है? 1,60,000 किलोमीटर का टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मसाई कम्युनिटीज। ठीक है। अब ये 2 कंट्रीज में पाई जाती है, 1 पीपल, मतलब एक ही लोग हैं और 2 कंट्री में पाए जाते हैं। जैसे केन्या, मेजोरिटी ऑफ मसाई पीपल, मेजोरिटी कहां पाई जाती है? केन्या में। और तंजानाइका में कुछ ग्रुप्स हैं जो इनके पाए जाते हैं, ये सेक्शंस के इनके नाम लिखे हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे, ये ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मेजोरिटी ऑफ ट्राइब कहां पाई जाती है? केन्या में। कौन कौन से सेक्शन है? तो तंजानिया में पाए जाते हैं। तो ये 4 सेक्शन जो है जो तंजानिया में पाए जाते हैं, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है प्री में आपको केवल सेक्शन पूछ ले मसाई ट्राइब से रिलेटेड। अब इनके सेक्शन क्या है? जैसे क्या होता है कि हम लोग अपने किसी भी चीज को कई भागों में बांटते हैं, वैसे इन्होंने अपने आप को 16 सेक्शंस में बांट रखा है। कितने सेक्शन में बांट रखा है? 16 सेक्शंस में। आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको ये पीपीटी भेज दी जाएगी, आप ये नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको वो पीपीटी भेज दी जाएगी, ताकि जो 2 चीजें यहाँ पर छुप गई हैं सेक्शंस, ये आपको विजिबल हो जाए। कैमरे की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि यहाँ की चीज विजिबल हो, तो आप सारे नाम भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इदामत हो गया, इपुकुरा हो गया, ये सारी टाइप। तो ये 16 सेक्शन है। अब ये सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, केवल जो 4 सेक्शन हमने बताए थे अभी वहां पर उसमें तंजानिया में, वो आप याद कर लीजिएगा। लेकिन एक रिवीजन तौर पर आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। मसाई सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड टू 16 ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सेक्शन। ये राजनीतिक सेक्शन होते हैं, मतलब ट्रेडिशनल पारंपरिक राजनीतिक सेक्शन है। ईच मैनेजिंग वोटलैंड एंड अफेयर्स, और प्रत्येक का अपना क्या होता है? अपनी भूमि होती है और अपने जो उनके होते हैं नियम कानून होते हैं। ये 17th इल टोरोबो वाज लेटर असिमिलेटेड इनटू सेक्शन। अब एक 17वां भी था। अभी ये क्या है कि 16 जो है, ठीक है, 16 सेक्शन है। ये जो आपको अब प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है वो कुछ और प्रोनाउंस करते हैं, इल्शॉन बोल सकते हैं, इल्शॉन। ये इसका मतलब सेक्शन ही होता है। ठीक है, ये मतलब जो सेक्शन होता है उसको मसाई लैंग्वेज में ये बोलते हैं। अब कह रहा है कि 16 सेक्शन में ये बटे 1 2 3 4, और ये 16 सेक्शन आपको दिए गए। एक 17वां भी था, एल टोरोबो। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे अपने आप को क्या किया, 16 में ही अपने आप को कुछ उससे मिल गए, कुछ उससे मिल गए, कुछ उससे मिल गए, तो वो डिवाइड कर। तो ये पॉइंट आप जो है वो याद रखिएगा, 17th का नाम, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये एसिमिलेट हो गया है, घुल मिल गए हैं 16 में से। ठीक है, एसिमिलेटेड इनटू अदर सेक्शन। ठीक, तो ध्यान रखना सेक्शन को क्या बोलते हैं, ये लिखा है इल्सोन, जो भी अपना प्रोनाउंसिएशन हो। एक 17 था इल टोरोबो। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये अपने आप को विभाजित करके अन्य सेक्शन में मिल गया है। तो अब ये पूरी तरीके से वो कर सकते हैं, मतलब अब नहीं है अवेलेबल है, 16 ही है। इन्होंने अपनी भूमि और जो भी क्षेत्र है उनको मिला दिया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो अब ये रहते कैसे हैं, तो इनकी जो क्षेत्र है उस जहां ये रहते हैं उसको बोलते हैं क्राल। एक सर्कुलर क्षेत्र होता है जहां पर छोटे छोटे झोपड़ियां बनी होती हैं। ठीक है, जहां पर उसको क्या बोलते हैं, क्रॉल, और मसाई भाषा में क्या बोलते हैं, इंकॉन्ग। ठीक है, और एक क्षेत्र होता था इंका जिजिक, एक इंकॉन्ग, एक इंका जिजिक, तो इसको क्राल बोलते हैं। मसाई होम स्टे मतलब होता है गृहस्थान, अरेंज्ड सर्कल फेंस्ड बाय द थॉर्न ऑफ अकाकिया थॉर्न टू कीप लॉयंस फ्रॉम अवे फ्रॉम द कैटल। अब क्या करता है कि ये सर्कल में होता है। ठीक है, इसके जो होम स्टे गृहस्थान होते हैं कैसे होते हैं, सर्कल होते हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो होता है वो कांटेदार जो बबूल का पेड़ होता है, ठीक है, उसकी जो कांटे वाले होते हैं उससे इनको फेंसिंग की जाती है। इसके मतलब फेंसिंग मतलब बाड़ा लगाना। आप लोगों को ध्यान होगा जैसे हम लोग खेत में बाहर कांटेदार जाली लगाते हैं, तो ये कांटेदार बबूल के बंद कर देना। ठीक है, तो ये कांटेदार बबूल की झाड़ियां होती है, जिससे ये लोग क्या करते हैं, जो इनके अंदर जानवर होते हैं तो शेर उनको ना खा जाए उससे बचाव के लिए रखते हैं। ट्रेडिशनली एक्सटेंडेड फैमिली शेयर्स 1 क्रॉल। अब होता क्या है कि एक ज्वाइंट फैमिली, मतलब कह सकते हैं एक्सटेंडेड बड़ी फैमिली जो होती है वो एक क्रॉल में रहती है। तो मॉडर्न लैंड मैनेजमेंट सिस्टम इंक्रीजली गिव्स ईच न्यूक्लियर फैमिली इट्स ओन। पहले क्या होता था, पारंपरिकता मतलब इनके जो प्राचीन ट्रेडिशन थे उसमें क्या था कि एक जो एक्सटेंडेड फैमिली होगी वो एक क्रॉल होगा उसका। लेकिन अब क्या हुआ है कि मॉडर्न चीजें आ गई हैं, तो एक न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं, मतलब एक न्यूक्लियस और पूरी फैमिली के बाद में न्यूक्लियर फैमिली का अपना एक अलग क्रॉल होता है। इंजाजिक क्या होता है, ये होता है लोब शेप्ड मड स्टिक एंड ग्रास, काउ डंग, काउस यूरिन आर बिल्ट एंड मेंटेन बाय वुमेन। इंजाजिक क्या होता है, एक लोब शेप्ड का हाउस होता है,
मिट्टी का, स्टिक का और ग्रास का। किसका होता है? मिट्टी का, स्टिक का और ग्रास का। काउ डंग एंड काउज यूरिन ये बनते हैं। आर बिल्ट मेंटेन बाय द वुमेन, यानी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। उनका प्रबंधन भी किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। हु ऑल्सो फेस्ड वाटर एंड फायरवुड, मिल्क कैटर एंड कुक। तो ये सारी चीजें जो है, मतलब पानी लाना है, फायरवुड लाना है, मतलब लकड़ी लानी खाना पकाने के लिए, ठीक है, दूध लाना है और ये खाना बनाना है, ये सारी किसके काम किए जाते हैं? इसके। अब कह रहा है मेन, ठीक है। अब यहाँ पर काम भी बटे हुए हैं कि जो मैन होंगे, जो मतलब वहां के पुरुष होंगे, मेन क्रॉल इन एकोगे, ये क्या करते हैं? उसका बाड़ा बनाते हैं। कौन बनाता है? पुरुष। बाड़ा कौन बनाता है? पुरुष। वुमेन बिल्ट हाउस, फेस्ड वाटर, फायरवुड, मिल्क कैटल एंड कुक, ये भी बता दिया। वॉरियर्स क्या करते हैं? कुछ योद्धा होते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द कम्युनिटी, वो किसको करते हैं? जो एक कम्युनिटी है पूरी, उसको क्या प्राप्त करते हैं? सुरक्षा। वॉरियर्स, ठीक है। बॉयज हर्ड, जो बच्चे होते हैं, मतलब लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं? चलाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, क्या चलाते हैं? जो पशु होता है उसको चराने के लिए जाने वाली जो भी चीजें होती है, वो कौन करते हैं? लड़के करते हैं, जो घर के लड़के होते हैं। अच्छा, एल्डर्स क्या करते हैं? जो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो इनको भी काम दिया गया। एल्डर्स क्या करते हैं कि वो डेली एक्टिविटीज बताते हैं और निर्देशन देते हैं। जैसे हमारे एक बुजुर्ग आदमी घर में आप देखते होंगे कि अगर किसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी है, तो वो बताता है ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी घर वाले हैं, तो एक बुजुर्ग आदमी क्या करता है? वो आकर सुबह चेयर पे बैठ जाएगा, पूरे घर वालों को बताएगा आज तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको करना। तो ये क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं और एडवाइस करते हैं डेली एक्टिविटीज जितने भी मेंबर वहां के हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रॉल, इंकॉन्ग और इंजाजिक के बारे में आपको जानकारी मिल गई। आगे देख लेते हैं, ठीक है। कम्युनल लैंड और सीजनल ग्रेजिंग, ये पॉइंट हमें समझना होगा। कम्युनल मतलब क्या होता है? कम्युनिटी पूरा इस लैंड को एडवाइज करती है, यानी जो भूमि होती है वो पूरे समुदाय की होती है, किसी एक की नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सीजनल ग्रेजिंग भी की गई। मसाई आर सेमी नोमैडिक हिस्टोरिकली लिविंग इन कम्युनल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। इनका मैनेजमेंट सिस्टम, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है? कम्युनल है। लाइव स्टॉक मूवमेंट फॉलो सीजनल रोटेशन, each section managing its own territory, a system contrary to outside criticism, substance utilize shared resources। अब यहाँ पर एक चीज ये देखते हैं कि इनका जो सबसे पहले लैंड मैनेजमेंट सिस्टम देख लेते हैं। ये हमारे प्री के लिए एग्जांपल है। अगर आपको लैंड मैनेजमेंट सिस्टम पूछा जाए मसाई का कैसा है, तो कम्युनल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है। लाइव स्टॉक मूवमेंट फॉलो सीजनल रोटेशन, सीजनल रोटेशन होती है मतलब मौसम के अनुसार जो होता है रोटेट करता रहता है। विथ ईच सेक्शन मैनेजिंग ओन टेरिटरी, और प्रत्येक सेक्शन, 16 सेक्शन थे, 16 सेक्शन की अपनी अलग अलग टेरिटरी होती है। एक सेक्शन की एक टेरिटरी, दूसरी सेक्शन की एक, तीसरी सेक्शन की एक टेरिटरी, और इसी में जो सारे काम होते हैं कम्युनल लैंड और सीजनल ग्रेजिंग के, वो सारे मैनेज होते हैं। नॉर्मल सीजन में क्या होता है? रिजर्व पोस्चर होता है और फॉलोड होता है। रिजर्व मतलब मान लेते हैं कि एक ये सेक्शन है, इसका जो भी है ये इसके लिए आरक्षित है, दूसरा सेक्शन है उसके लिए आरक्षित है, तीसरा सेक्शन है उसके लिए आरक्षित है, ये इनके में नहीं जाएंगे, ये इनके नहीं जाएंगे। तो नॉर्मल सीजन की ये बात करते हैं। रिजर्व पोस्चर फॉलोड गार्डेड बाय द वॉरियर्स फॉर ईच सेक्शन बाउंड्री, हर एक सेक्शन की एक बाउंड्री होती है। वहां पर अभी ऊपर बताया गया वॉरियर्स होते हैं। तो वॉरियर्स क्या करते हैं? इनके सेक्शन वाले अपने बाउंड्री की सुरक्षा कर रहे हैं, इनके सेक्शन वाले अपने बाउंड्री की सुरक्षा कर रहे हैं, इनके सेक्शन वाले अपनी। तो कोई भी किसी की बाउंड्री में इंटरफेरेंस नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब कभी ड्रॉट की स्थिति आ जाती है, ड्रॉट मतलब बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, अगर सूखे की बहुत स्थिति आ जाती है, तो सेक्शन बाउंड्री सेट असाइड, यानी अब यहां पर बाउंड्री नहीं है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी होगी। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इनका? गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि आप चरवाहे में तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी बेसिक नीड है जैसे वाटर, ठीक है, तो इसके लिए आप किसी को नहीं कर सकते। इनका गाइडिंग प्रिंसिपल, नो शुड हैव एक्सेस टू द नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब आप चरा नहीं सकते, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, उनको आप, जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको क्या बोलते हैं, आप किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकते कि अगर आपके यहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज लेने आया है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, जैसे भूमि और पानी, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ संसाधन, मतलब इनका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस प्रीलिम्स के लिए हमें क्या याद रखना है कि ये सेमी नोमैडिक ट्राइब है, और इसका जो है वो कम्युनल मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है। लाइव स्टॉक मूवमेंट कैसा है? सीजनल है। हर सेक्शन की अपनी एक बाउंड्री होती है कम्युनिटी में, और जो अपनी लैंड और उसको मैनेज करती है। इसके बाद नॉर्मल सीजन में क्या होता है कि रिजर्व होता है, और ड्रॉट सीजन होता है, तो कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, और जो बेसिक नीड है उससे वंचित नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम अपना चार्ट देखें तो इसमें बात कर रहा है कैटल एंड चिल्ड्रन, कैटल एंड चिल्ड्रन। एक मसाई की प्रार्थना है, मे क्रिएटर्स गिव्स अस कैटल एंड चिल्ड्रन, कैटल और चिल्ड्रन आर मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मसाई लाइफ।
इनकी जैसे हम लोगों की यहाँ कोई प्रार्थना होती है ना, कि जैसे हम लोगों की प्रेयर होती है, तो इनकी एक मसाई प्रेयर है जिसमें कहते हैं कि जो विधाता है, जिसने ये पूरा संसार बनाया है, उसने हमें क्या दिया है, कैटल्स दिए हैं और संतान दी है। कैटल्स एंड चिल्ड्रन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मसाई लाइफ। और ये जो कैटल्स, जो पशु हैं और जो बच्चे हैं, ये मसाई जो जीवन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, उसका पहलू है। लाइव स्टॉक, कैटल, गोट्स एंड शीप आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इनका लाइव स्टॉक है, वो कौन कौन सा है, कैटल, गोट्स एंड शीप। एंड वाइटल सोशल यूटिलिटी, और इनका सामाजिक उपयोग भी किया जाता है। एनिमल्स आर ट्रेडेड फॉर अदर लाइव स्टॉक। अब एनिमल्स का जो ट्रेडेड व्यापार भी किया जाता है, किसके लिए, अदर लाइव स्टॉक के लिए, कैश के लिए, और जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे मिल्क, इनके लिए भी। फैमिलीज एंड क्लैन ब्लड क्लोज टाइज थ्रू द गिविंग एक्सचेंज ऑफ द कैटल। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पर जब किसी भी आप किसी उसमें रहते हैं, सामाजिक में, तो आप एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ताकि आप लोगों के बॉन्ड मजबूत हो। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो गिफ्ट होते हैं वो बेसिकली जो होता है वो पशु का ही चलता है, ठीक है। तो फैमिलीज एंड क्लेन्स बिल्ड क्लोज टाई थ्रू गिविंग एंड एक्सचेंज ऑफ द कैटल्स। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रेयर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनकी प्रेयर क्या है। नेक्स्ट चलते हैं इनकी ट्रेड वैल्यू। एक्सचेंज फॉर द अदर लाइव स्टॉक, कैश एंड गुड्स। अभी बताया कि अन्य सामान के लिए, ठीक है। व्यापारिक मूल्य जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, अन्य सामान से रिलेटेड होता है, अन्य पशुओं, नगद और वस्तुओं के विनिमय से। सोशल बॉन्ड के लिए उपयोग किया जाता है इसका, कैटल का। और कोर बिलीफ क्या है कि मसाई पहचान अध्यात्म का प्रतीक है। और ये जो कैटल्स हैं ये मसाई पहचान के प्रतीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम गए तो एंटरिंग इनटू मार्केट इकोनॉमी। अब बाजार अर्थव्यवस्था में हम ये धीरे धीरे क्या हो गया, पहले तो क्या था कि ये अपने में ही ट्रेडिशनल तौर पर अपने में ही ये पूरी तरीके से क्या थे, समाहित थे। जो भी इनका लेन देन है वो सब अपना जैसा व्यापार चल रहा था इंटरनल। लेकिन अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये मार्केट, बाजार अर्थव्यवस्था में, यानी बाजार पर भी डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। बाजार मतलब क्या, कि अब ये बाजार जाएंगे और वहां से खरीद के भी सामान लेकर आएंगे। जो एक्सचेंज तो करेंगे ही करेंगे जो उनकी ट्रेडिशनल चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा बाजार पर भी, ये बदलती अर्थव्यवस्था मतलब बाजार पर भी ये जो है रहेंगे, ठीक है। मसाई इकोनॉमी इज इंक्रीजली टाइड टू द वाइडर मार्केट। लाइव स्टॉक एंड देयर प्रोडक्ट आर सोल्ड फॉर बेड, क्लोथ, ग्रेन एंड स्कूल फीस। अब क्या होता है, बाजार क्या हो गया, पहले तो ये एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम एक तरीके का। अब बाजार व्यवस्था हो गई, यानी कि बाजार लगी, अब जो भी प्रोडक्ट इनके हैं वो बाजार में लेकर जाके बेचेंगे और उसके बाद वहां से अपने घर यूज के लिए प्रोडक्ट जो है वो लेके आएंगे। तो ये कह रहा है कि मार्केट इकोनॉमी, मसाई इकोनॉमी इंक्रीजली टू द वाइडर मार्केट। लाइव स्टॉक देयर प्रोडक्ट आर सोल्ड फॉर, किसके लिए, बेड्स के लिए, क्लॉथिंग के लिए, ग्रेन के लिए और स्कूल फीस के लिए। जो भी स्कूल जाते हैं इनके बच्चे, उनकी फीस के लिए, अनाज और तरीके का अनाज लेने के लिए जो इनके पास होता है, ठीक है। क्लॉथिंग के लिए यानी कपड़े के लिए, और बेड्स के लिए जो भी इनके मतलब रहने वाले के लिए जरूरी होती है। सिंस 1980 के दशक में क्या हुआ, ग्रुप रेंज प्रोजेक्ट आया, कैश इकोनॉमी इंटीग्रेट्स डीपन। और धीरे धीरे क्या हुआ, कैश इकोनॉमी जो हो गया, बार्टर सिस्टम से किसकी तरफ बढ़ते गए, कैश इकोनॉमी तक। बार्टर सिस्टम से किसकी तरफ चलते गए, कैश इकोनॉमी तक। अब ये जब बार्टर सिस्टम से कैश इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इनको कैश की जरूरत होगी तो बाजार की जरूरत होगी, ठीक है। अब क्या रहा है, एक 1980 ग्रुप रेंज प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, कैश इकोनॉमी इंटीग्रेशन इसमें किया गया है, ब्रिंगिंग न्यू अपॉर्चुनिटी अलग साइड द न्यू इम्प्रोविसमेंट। और नए नए जो इन लोगों के जो अपॉर्चुनिटी है वो इनको मिली जा रही। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, पारंपरिक काल में क्या होता है, कैटल एक्शन विद इन द कम्युनिटी लार्जली एंड सब्सटेनेंस इकोनॉमी। यानी कि पहले क्या होता था कि अपने समुदाय के भीतर ही ये पूरा जो तरीके से वो करते थे, मतलब क्या करते थे, कैटल को एक्सचेंज करते थे। और ये क्या करते थे, क्लोज्ड तरीके की इकोनॉमी थी, मतलब अपनी ही कम्युनिटी के अंदर सब्सिडेंस, मतलब अपने खाने के लिए जितना जरूरी है उतना कर लेते, बाजार में बेचने की जरूरत नहीं है। अर्ली 90s में क्या हुआ, ग्रुप रेंच प्रोजेक्ट आया, पुशेस बसाई फर्दर तो कैश एंड मार्केट इकोनॉमी। इस प्रोजेक्ट ने इसको कैश और मार्केट इकोनॉमी में लिया। और आज क्या है, जो ये लाइव स्टॉक है ये भी बेचे जा रहे हैं स्कूल फीस, गुड्स और अदर चीजों के लिए, ठीक है। और जो तो इसके मतलब युवा, मतलब जो यूथ हैं वो जब पढ़ लिख जाएंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो वो नौकरी भी करेंगे, तो यूथ जो होते हैं वो अब शहरों में भी और उसमें रह रहे हैं। तो जो पारंपरिक है वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ कैश अर्थव्यवस्था और उसमें से जुड़ रहे हैं। ए विजिबल शिफ्ट इन डाउन, यंग मसाई वैन वुमन नाउ सेल नॉट जस्ट गोट एंड कैटल्स बट बेड्स, मोबाइल फोन, चारकोल एंड ग्रेन्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एंटरप्रेन्योरशिप इनके ऊपर डेवलप हो रही है।
ठीक है, ये धीरे धीरे क्या बढ़ रहे हैं, एक तरीके के व्यापारी बनते जा रहे हैं, सामान इकट्ठा करते हैं और वहां पर बेचते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इनके अंदर डेवलप हो रही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं कि इनकी डाइट क्या है। डाइट में अगर हम देखें तो मुख्य डाइट इनकी क्या है, मीट, मिल्क और ब्लड। ट्रेडिशनली मसाई डिपेंड ऑन द मीट, मिल्क एंड ब्लड फ्रॉम द कैटल्स फॉर प्रोटीन एंड कैलोरिक नीड्स। अब मसाई पीपल की जो प्रोटीन की जो जरूरत होती है और जो इनको कैलोरी चाहिए रहती है, उसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो मीट होता है, मीट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद दूध के ऊपर, जो पशु का दूध होता है, मीट होता है, और इसके अलावा पशु के ब्लड के ऊपर भी। अब ब्लड भी ये पीते हैं। ठीक है, blood drunk on special occasions, prized for its nourishing and restorative quality through its use of declining as livestock numbers fall। ठीक है, हाँ, अब क्या हो रहा है कि जो ब्लड है, ठीक है, उसका मतलब जैसे कोई स्पेशल ओकेजन हो गया, फेस्टिवल हो गया, उसमें दिया जाता था। उसके बाद ये काफी यूजफुल होता था, उसमें लिए होता था। अब इसमें एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि धीरे धीरे ब्लड के लिए हमें क्या चाहिए, काटना पड़ेगा पशु को। तो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए, तो अब ये ब्लड की जो मतलब जो रिवाज था, धीरे धीरे कम होता है कि पशु कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ब्लड किसको दिया जाता था, न्यूली सर्कमस्टेंसेस पर्सन, यानी जिसका खतना किया जाता था, नया नया खतना किया जाता था, उसको दिया जाता था ब्लड, ताकि ताकत आए और वो सहन कर सके। अब वुमेन हु हैज गिवन बर्थ, जिसने, एक महिला जिसने जो है जन्म दिया है किसी बच्चे को, एक आपके जो सिक होते थे, जो बीमार लोग होते थे, उनको दिया जाता था। एल्डर्स ईटिंग, इंटॉक्सिनेशन, हैंगओवर, मतलब जो बुजुर्ग होते थे उनके लिए। आज भी क्या होता है कि हमारे शरीर में जब ब्लड की कमी हो जाती है या हमें कमजोरी लगती है, तो होता क्या है कि डॉक्टर ब्लड चढ़ाता है, लेकिन ये लोग ब्लड के जो मिलना है, हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स और जो सारी चीजें मिलनी है, उसके लिए ये ब्लड पहले से ही पी लेते थे। मैनी मसाई डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोडक्ट एल्सवेयर। ठीक है, मेज मिल्स, अब इसमें क्या हुआ कि फूड प्रोडक्ट पर भी है, कई मसाई ऐसे हैं जो फूड प्रोडक्ट पर चलते हैं, जैसे मेज के जो मिल्स होते हैं उन पर, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, कैबेज हो गया। कम्युनिटीज नियर क्रॉप फार्मर्स have taken cultivation as their livelihood। ठीक है, through traditional belief holds that farming in the land is a crime against nature since cultivated land no longer support grazing। अब यहाँ पर एक चीज है, इनका एक मानना ये है कि जो फार्मिंग होती है वो जो नेचर है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, नेचर के अगेंस्ट है। लेकिन होता क्या है कि कई मसाई ट्राइब ऐसी हैं जिनके पास कोई फार्मिंग कम्युनिटीज रह रही है, तो वो धीरे धीरे फार्मिंग जो है वो करने लगते हैं। क्योंकि अब क्या है कि पहले हम पेट देखें या नेचर देखें। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मैनी मसाई फूड प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर, और कहीं होता है कम्युनिटीज नियर क्रॉप फार्मर हैज कल्टीवेटेड एज देयर मेन लाइवलीहुड। ठीक है, किससे लेते हैं, जो कम्युनिटीज रहती हैं उनके आसपास जो क्रॉप उगाती हैं उनसे ये सारी चीजें लेते हैं। लेकिन पहले ये जो क्या बोलते थे कि जो कल्टीवेशन है, जो खेती है, वो क्या होता है, नेचर के खिलाफ है, क्योंकि कल्टीवेटेड लैंड जो होती है वो ग्रेजिंग के लिए सपोर्ट नहीं करती, पशु को सपोर्ट नहीं करती। तो मेन इनका जो है वो पशु और बच्चे ही है, ये भी हमने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रॉम कम्युनल लैंड टू प्राइवेट रेंचेस। अब यह कह रहा है प्राइवेट लैंड ओनरशिप वाज अंटिल रिसेंटली फॉरेन टू द मसाई। प्राइवेट लैंड ओनरशिप, अभी कम्युनिटी की पूरी लैंड है, पूरे जो भी भूमि है वो किसके समुदाय की, प्राइवेट किसी की नहीं है, यानी कि एक आदमी की एक भूमि नहीं हो सकती। ठीक है, पूरी कम्युनिटी सिंस, लेकिन इन सिंस 1980s कॉमर्शलाइजेशन ऑफ लाइवस्टॉक एंड लैंड वाज इम्पोज्ड फर्स्ट बाय द ब्रिटिश लेटर बाय केनियन गवर्नमेंट। लेकिन हुआ क्या, 1960s के और 80s के समय पर जो लाइव स्टॉक है उसका कमर्शलाइजेशन किया गया, व्यापारीकरण किया, वाणिज्यीकरण किया गया, किसका, लाइव स्टॉक का। और किसका किया गया, भूमि का। कब, पहले किसके द्वारा किया गया, ब्रिटिश के द्वारा, बाद में जो केन्या की सरकार है उसने भी इसको कर दिया। अब उसने क्या कर दिया, सब डिवाइडिंग मसाइलन इनटू ग्रुप। अब क्या हुआ, एक कम्युनिटी की थी तो अब एक एक ग्रुप की भूमि हो गई। ठीक है, इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल की हो गई, सम फर्दर सोल्ड टू द प्राइवेट डेवलपर। अब मान लो इंडिविजुअल की भूमि हो गई, कम्युनिटी की नहीं। अब मान लेते हैं कि हमारी कोई भूमि है, हम इंडिविजुअल हैं, अब उसके बाद ये कम्युनिटी की भूमि है। कम्युनिटी को अगर अपनी भूमि किसी प्राइवेट आदमी को बेचनी है, बाहर आदमी को बेचनी है, किसी को बेचनी है, तो अब क्या होगा, उसको पूरी कम्युनिटी से मंजूरी चाहिए। लेकिन अगर प्राइवेट है तो किसकी लेनी पड़ेगी, प्राइवेट हमारी रहेगी तो हम बेच सकते हैं। तो हमने क्या किया, प्राइवेट डेवलपर को बेचना प्रारंभ कर दिया। तो इकोनॉमिक पोलराइजेशन जो है, फ्यू मसाई एंड आउटसाइडर इन्वेस्टर गेन वेल्थ एट अदर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर कुछ मसाई की ट्राइब है, कुछ अदर इन्वेस्टर बाहर के हैं जिन्होंने इससे पैसा कमाया। मेजर लैंड लॉसेस टू नेशनल पार्क रिजर्व एंड लिमिटिंग एक्सेस टू द वाटर पोर्शन। अब नेशनल पार्क बनाए गए, भाई हमारा ये भी तो देखना है कि वाइल्ड लाइफ भी तो देखनी है हमें,
केन्या की सरकार कोई विदेश की मतलब कोई एलियन सरकार तो है नहीं, एलियन मतलब पृथ्वी से बाहर की, तो उनको भी तो चलना, नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे ना अगर पूरी दुनिया से उनको करना है। तो अब क्या हुआ, वहां पर नेशनल पार्क बनाए गए, ठीक है, और रिजर्व बनाए गए, आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं, तो उसमें भी कई मसाई की भूमि जो है वो चली गई, लेकिन हाँ उसमें उनको एक्सेस दिया गया है वाटर का, पस्चर का और सॉल्ट लिक का, ठीक है। रेड्यूस हर्ड साइज पर 1000 एंड इनसफिशिएंट फूड प्रोडक्शन। अब इससे क्या हुआ, जब भूमि इसमें लॉस हो गई, एक तो प्राइवेट डेवलपर में गई और दूसरी किस में गई, जो आरक्षित क्षेत्र नेशनल पार्क में गई, तो धीरे धीरे क्या हो गया, इनका हाउस होल्ड का जो साइज है वो क्या हो गया, छोटा होता गया। राइजिंग पॉवर्टी डिस्पाइट लॉन्ग, अब धीरे धीरे यहाँ पर गरीबी भी जो है वो क्या बढ़ने लगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कई ट्राइबल मूवमेंट पढ़ने को मिलते हैं जो ब्रिटिश के खिलाफ हुए थे। कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट, जैसे बिरसा मुंडा देखा होगा, ठीक है, तो वो भी कई लैंड के ही लेके था ना, कि हमारी लैंड है और आप कैसे इसमें अपना इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन ना आए, इसलिए ये सारी चीजें जो है हमें समझनी होगी। सेरेमनीज इन लाइव स्टेज, अब लाइव स्टेज पर कई सेरेमनी होती है, तो ये सारे नाम दिए गए, ये आप जो है पीडीएफ, जब आप हम एक काम करेंगे, एक लिंक शेयर कर देंगे, जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उससे क्या करिएगा, व्हाट्सएप चैनल पे जाइएगा, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी और पीपीटी के माध्यम से भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर इनको नाम पढ़ लीजिएगा, जो भी इनके सेरेमनीज हैं, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर सके उसमें आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब अब कुछ इसमें महत्वपूर्ण संस्कार हैं जिसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंकी पटा, ठीक है। अब जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हो, इंकी पटा या इंकिटी पटा, जो भी, प्री सर्कमसिशन सेरेमनी, यानी खतने से पहले की सेरेमनी होती है, जो खतना किया जाता है उसके पहले की संस्कृति होती है, ठीक है। क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड बाय द फादर ऑफ न्यू एज सेट। अब यहाँ पर जो न्यू ग्रुप होता है, मतलब न्यू एज के लोग होते हैं जो अपनी बालिग अवस्था में प्रवेश करने के चरण पे, जैसे होता है ना 18 साल, तो 16-17 साल के जैसे बच्चे हम कह सकते हैं, तो न्यू एज सेट के किसके द्वारा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनकी पेटा जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द फादर्स ऑफ न्यू एज सेट। इंकिपिटा कैन ओनली अकर वन सीनियर वरियर आर सेटल। अब क्या होता है कि जो सीनियर वरियर है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर सबसे मतलब योद्धा बताए थे ना, तो योद्धा में कई कैटेगरीज होती है। जो सीनियर वरियर है वो जब सेटल हो जाए, ठीक है, जब सेटल हो जाएंगे, ठीक है, तब इनकी पटा की सेरेमनी की जाएगी। और इनकी पटा सेरेमनी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी, जो भी न्यू नए एक के एज के जो लोग हैं उनके फादर द्वारा। जैसे हमारे यहाँ भी कई सेरेमनी होती है, ठीक है, कई रीति रिवाज हमारे यहाँ पर होते मतलब जो भी हमारा रीति रिवाज है पारंपरिक, वो हम लोग देते, जैसे किसी का जनेऊ होता है उस तरीके के, तो इनके भी अपने रीति रिवाज है, ठीक है, जिसमें आपका पहला रीति रिवाज क्या है, इनकी पता। तो इनकी पता मतलब होता है ये आपका खतना से जो पहले का सेरेमनी है उसको हम लोग बोलते हैं। ए डेलीगेशन ऑफ बॉयज एज्ड 14 to 16। अब 14 से 16 उम्र के जो बॉयज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक डेलीगेशन होता है, एक उनका प्रतिनिधि मंडल होता है, ट्रेवल्स अक्रॉस द सेक्शन लैंड फॉर अबाउट 4 मंथ। और 4 महीने के तक वो क्या करते हैं कि जो भी उनके सेक्शन, मतलब हमने बताया ना कि एक सेक्शन की एक भूमि होती है, 16 सेक्शन होते हैं, तो अपने सेक्शन में घूमते हैं। अनाउंसिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू एज सेट कंपनी बाई एल्डर्स। और यहाँ पर क्या होता है कि वो घोषणा करते हैं कि एक नए एज सेट जो है, नए युग के लोगों का एक फॉर्मेशन किया जा रहा है, एक गुट बनाया जा रहा है, अकॉम्पनीड बाई एल्डर, जो अपने बड़ों के साथ आ जाए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करता है, एक यहाँ पर सबसे पहले इधर देख लेते हैं, हाउस बिल्ड फॉर इनिशिएटिंग बॉयज। इनके लिए घर बनाए जाते हैं, कितने बनाए जाते हैं, 30 से 40 की संख्या में। चूजन बाई ओलाए बोनी, यानी प्रॉफिट, जो भी हम लोगों का पुरोहित होता है, प्रॉफिट मतलब होता है पुरोहित, जो भी इनका पुरोहित होता है उसके द्वारा चूजन किए जाते हैं कितने हाउस, 30 से 40, जो भी ये इनिशिएशन जिनका किया जा रहा है, जो ये बच्चे जिनको जो न्यू एज सेट के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। बॉयज स्लीप आउटसाइड द फॉरेस्ट बिफोर सेरेमनी। अब इस सेरेमनी से पहले एक रात क्या होता है, आपको जंगल में रुकना होता है, ठीक है, कहाँ रुकना होता है, जंगल में। डाउन, बॉयज रन टू द होम स्टे विद ए रेडर्स एटीट्यूड टू द बिगिन। अब क्या करता है, दूसरी परंपरा क्या होती है कि जो भी लड़के होंगे, तो पहले क्या हुआ, घर बनाया गया, फिर क्या हुआ, एक मतलब ये फॉरेस्ट जंगल में रहे एक रात, उसके बाद जब ये घर में आते हैं तो एक रेडर का, एक योद्धा का और एक आक्रामक योद्धा का एटीट्यूड लेके घर में, बॉयज रन टू द होम स्टे विद रेडर एटीट्यूड टू बिगिन, ठीक है। कैसे होता है, एक रेडर का एटीट्यूड, आक्रामक मतलब आक्रांता का एटीट्यूड लेकर ये जो होता है अपने उसमें करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा है, अगर ये टर्म प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बॉयज चीफ इसको बोलते हैं, जो भी लड़के होता है उनका चीफ होता है ओला पुलोसी ऑली कैटेंग।
मतलब ऐसे ही कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। बॉयज चीफ। अब पोजीशन नो वन डिजायर, ये किसी को पोजीशन कोई नहीं चाहता। दिस चीफ शोल्डर ऑल सिन ऑफ हिज गिरफ्ट, ठीक है। चूजन बिफोर द सेरेमनी बिगन, और इसको कब चूज किया जाता है, जो भी सेरेमनी होती है, जब वो शुरुआत होती है इनकी पता की, तो उससे पहले इसको चूज कर लिया जाता है। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो टर्म है ये कौन से ट्राइब से संबंधित है, ठीक है, तो और 4 ट्राइब आपको अफ्रीकन दे दी, तो आपको बताना होगा किसकी ट्राइब से संबंधित है, मसाई ट्राइब से, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। आगे इसमें दो प्रथाएं की और है जो सेरेमनी थी इंपॉर्टेंट है, एक सर्कमसीजन वाली और वरियर कैम्प वाली। आपको बताया था कि एक न्यू एज सेट ग्रुप वाला जो फादर वाला ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हो गई। उसके बाद क्या होता है कि इनका वो प्री सर्कमसीजन जो थी, मतलब सेरेमनी जिसमें 7 दिन जंगल में रहना पड़ता था, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपकी है। एक मिनट जरा इसको हम साफ कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियर कैसे होगी। क्लियर नहीं हो रही, चलो ऐसे ही समझ लेते हैं। समझदार हो आप लोग, इतना तो दिख रहा होगा, बाकी पीडीएफ हम जो है वो सेंड कर देंगे। अब इसमें कह रहा है कि दो सेरेमनी हमें समझ रही है, इमुटेरेट एंड इमनियटा, सर्कमसीजन और द वरियर कैंप। इमनियटा का मतलब होता है वरियर कैंप, और इम्यूनरेट का मतलब क्या होता है, सर्कमसीजन। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि ये जो टर्मिनोलॉजी है कि इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछ सकते हैं या किस टाइप के सरमन से रिलेटेड है। तो मोस्ट वाइटल राइट ऑफ द पैसेज परफॉर्म बाय अराउंड द एज। अब होता क्या है समझ समझो, जैसे प्री सर्कमसीजन सेरेमनी हमने कर दी, उसके बाद क्या आ जाएगी, सर्कमसीजन सेरेमनी। सर्कमसीजन सेरेमनी का मतलब हो गया खतना करना, ठीक है। खतना आप लोगों को पता होगा अच्छे से क्या होता है। अब होता क्या है कि इसमें ये जो आपकी जर्नी है, जो आपका एक योद्धा बनने और सीनियर योद्धा बनने की जर्नी, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। किस एज ग्रुप में किया जाता है, तो ये जो एज ग्रुप इसमें दिया गया है, कलर चेंज कर लेते ताकि आपको गोला तो कम से कम समझ में आ ही जाए। ये एज ग्रुप दिया गया है 13 का, ठीक है। एज ग्रुप क्या है 13, यानी 13 एग्जैक्ट 13 ही आसपास, जैसे पॉबिट्री जो हो जाती है अब किया जाती है, तो उसके आसपास। अब बॉय मस्ट प्रूव हिमसेल्फ, ठीक है, अपने आप को जो बॉय होता है उसको प्रूव करना रहता है कि हाँ आप इसके लिए तैयार हो। हर्डिंग कैटल फॉर 7 डेज, 7 दिन तक उसको क्या होता है, पशु चराने होते हैं। शोइंग मार्क ऑफ द ग्रोन मैन, ताकि आप दिखाई पड़े कि आप जो है, बिफोर फेसिंग द ऑपरेशन इटसेल्फ। अब क्या हुआ कि खतने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग आज के दौर पर जो खतना होते हैं वो एक कम्युनिटी में देखते हैं, तो उसके लिए खतना कोई भी नहीं कर देगा, लिया ब्लेड और मार दिया, नहीं। उसके लिए आपके जो एक्सपर्ट होते हैं जो खतना करते हैं, उनको पता होता है कहाँ कितना कट लगाना है और कितना उसमें चलना। तो कह रहा है कि जब इनका ऑपरेशन होता है उससे पहले क्या करते हैं, ये 7 दिन तक जो होता है चरवाहे मतलब पशु चराते हैं, ठीक है, बिफोर फेसिंग द ऑपरेशन। नो एनेस्थीसिया। अब ऑपरेशन में क्या होगा कि आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं दी जाती जो आपको बेहोश करे, आपको बेहोश करे, ताकि आपको जो दर्द है वो महसूस ना हो, ये यहाँ पर परंपरा नहीं है। ही मस्ट फ्लिंच थ्रू, मस्ट नॉट फ्लिंच थ्रू रफली 5 मिनट, और 5 मिनट तक आपको हिलना है। आप सोचो ना कि आपको कोई व्यक्ति खड़ा कर दे, ठीक है, तुम लोगों के तो गुदगुदी कर दो, तुम लोग 6 दिन तक हंसते हंसते पेट फूल जाए। अब क्या हुआ, किसी व्यक्ति को हमने खड़ा कर दिया और उसका हम खतना कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कितना पेनफुल वो होता है। और खतना कर दिया हमने, ऑपरेशन कर दिया, और उसके बाद कह दिया 5 मिनट तक तुमको हिलना नहीं है, तो ये तो मतलब फिर बहुत बड़ी चीज हो गई ना, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके तो सबसे पहले ध्यान रखना, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, 5 मिनट तक हिलना भी नहीं होता है। हीलिंग टेक्स 3 से 4 महीने घाव भरने में लगते हैं। न्यू वरियर्स बीएस ब्लैक और जो नए वरियर्स होते हैं ये 4 से 8 महीने तक केवल काले कपड़े पहनते हैं। ही देन ज्वाइन द इन, जब 4 से 8 महीने हीलिंग हो गई, 4 से 8 महीने काले कपड़े इन्होंने पहन लिए, उसके बाद क्या होंगे, ये वरियर कैंप में जाएंगे। कहां जाएंगे, वरियर कैंप में। वरियर कैंप्स ऑफ 20 से 40 हाउस बने होते हैं, मार्क्ड बाय द फ्लैग पोल और मसाई फ्लैग। और वरियर कैंप में क्या होता है, मसाई के फ्लैग बने होते हैं, जो झंडा होता है। जैसे भारत का जो कैंप होगा ना बॉर्डर पे, तो वहां पर क्या होगा, बॉर्डर पे ही कैंप होते हैं जो सुरक्षा करते हैं वरियर सेक्शन वाइज, बताया था नहीं 16 सेक्शन है। तो बॉर्डर पे जो था भारत का झंडा लगा होता है कि ये भारत का कैंप है, तो यहाँ पर मसाई का फ्लैग जो है वो लगा रहता है।
और वेयर वरियर लिव्स अप टू, यहाँ कितने साल रहते हैं ये 10 साल, यानी कि मान लेते हैं 13 की एज के आसपास है तो लगभग 23 साल तक यहाँ पर रहते हैं। लर्निंग ब्रदरहुड ओरेटरी और एडिट, फिर जो यहाँ पर सारी चीजें उनको सीखनी है वो सीखते हैं। एज कितना हो गया 13 साल आफ्टर प्यूबर्टी। ड्यूरेशन ऑफ कट क्या होगा 5 मिनट, नो पेन रिलीफ। हीलिंग क्या होगा 4 से 3 मंथ, ठीक है। ब्लैक पहने जाते हैं कपड़े। और यूनिटिया का साइज क्या होता है 30 से 20 से 40 और टाइम ऑफ द वरियर कितना होता है 10 अप टू 10 ईयर्स। ठीक, यहाँ हमारे यहाँ बच्चों को जरा सी चोट लग जाए 12-13 साल में, 16 साल का स्टार्ट हो गया लेकिन चोट लग जाए तो परेशान हो जाए, मम्मी चोट लग गई, मम्मी चोट लग गई। अब यहाँ पे देखो खड़े खड़े जो है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ये हमारी स्लाइड हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा प्रोसेस शुरू होता है कि यूनोटो वाला, बिकमिंग सीनियर वरियर। इसका मतलब क्या हो गया सीनियर वरियर। तो 13 साल में वो कहां गए वरियर कैंप में गए। अब यहां पर ये क्या बनेंगे वरिष्ठ वरियर बनेंगे। हेल्ड रफली 10 इयर्स आफ्टर द वरियरहुड बिगन, वही बताया जो पिछले साल 10 इयर्स था। तो जब शुरू होता 10 साल रह लेते उसके बाद शुरू होता इनिटो मार्क्स ट्रांजिशन टू द सीनियर वरियर परमिट्स मैरिज। अब यहाँ 23 साल की उम्र में जो है इनको शादी की वो मिलती है। तो 13 साल गए 23 साल लगभग वही। इनिटो मार्क्स ट्रांजिशन टू द सीनियर वरियर, ये सीनियर वरियर में इनका ट्रांजिशन है। परमिट क्या करता है इट टेक्स प्लान इन द कैंप ऑफ द 49 हाउसेज लास्ट रिजर्व फॉर द ओलियोबॉनी, ठीक है। एवरी ग्रेजुएटिंग वरियर्स हैज इस सर्कल ओन और स्टैंड हेयर सेव्ड बाय हिज ओन मदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सबसे पहले हमें समझना है कि 13 साल में आप वरियर के कैंप में चले गए, उसके बाद 23 साल की उम्र में आप क्या आ जाएंगे सीनियर वरियर की उम्र में आएंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि इसमें आपको शादी की अनुमति मिल जाती है। कह रहा है कि ये जो अच्छा ठीक, ये 49 इसमें घर होते हैं। कैंप में कितने घर होते हैं 49, और जिसमें आखिरी घर होता है यानी कि 49 हो गए, ठीक है। कितने हो गए 49। अब 49 में 48 छोड़ देते, जो आखिरी घर होता है वो किसके लिए होता है ओलिबोनी के लिए, पुरोहित के लिए। किसके लिए होता है पुरोहित के लिए। और जो प्रत्येक वरियर होता है, ठीक है, उसके लाल कलर के जो होते हैं वो बाल होते हैं, वो मुंडवाने पड़ते हैं उसको। और किसके लिए कौन मुंडवाता कौन है उसकी खुद की माँ, यानी अपने हाथ से जो है उसके बाल उतारती है। हर स्नातक मतलब ये ग्रेजुएट करने की जो परंपरा है, हर ग्रेजुएटिंग हर स्नातक योद्धा लंबे गेरू रंग के जो बाल उसके रंगे रहते हैं उसको अपनी मां द्वारा मुंडवाता है। ये एक परंपरा तुम्हारी पर है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वो हो सकता है कि 3 स्टेटमेंट आपको दे दे कि 23 साल की उम्र में और ये 3 साल के बोले, अब ये परंपरा कौन सी ट्राइब की है, कौन सी अफ्रीकन ट्राइब की, तो आपको बतानी पड़ेगी। अब यहां पर क्या होता है फायर रिचुअल होता है। ए बर्निंग एनिमल हॉर्न सेट आउट, मतलब जानवर की जो सींग होती है उसको जलाया जाता है। अ वरियर मस्ट पुल आउट पीस बिफोर इट्स बर्न अवे, जब तक ये जल जाए उससे पहले क्या होता है जो वरियर होता है उसको निकालना पड़ता है। मतलब एक आग लगा दी उसमें हमने सींग डाल दी उसको निकालना है। टेकिंग इट आउट बिलीव टू ब्रिंग पर्सनल मिसफॉर्चून, अगर आपने इसको बाहर निकाल लिया, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, कि मान ले हमने एक जगह आग लगा दी और उसमें सींग जानवरों की डाल दी और उसको जला दिया। अब जला दिया हमने सींग, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको हाथ डाल के सींग निकालना है। मतलब ये भी एक योद्धा काम होता है, जैसे शादी के बाद होता है ना मछली, अंगूठी ढूंढनी होती है, तीर मारना होता है, तो वो परंपरा जो है हो सकता है पहले ये परंपरा वाकई में हो, तीर मारने की परंपरा। आपने सुना होगा कि अर्जुन की शादी भी मछली की आंख में तीर मारने से हुई, ठीक है। अब संभव तो नहीं है कि समय के अनुसार जो होती परंपराएं चेंज हो जाती हैं, तो अब संभव तो नहीं कि हर आदमी जो है मछली में तीर मारे, तो वो एक बना दिया कि ठीक है हमारी परंपरा भी हो जाएगी और जीव हत्या भी नहीं होगी। तो हो सकता है कि पहले ये परंपरा हमारे यहाँ भी होती हो कि मछली की आंख में तीर मारना है या मछली को तीर से मारना है और फिर जो है हमें शादी जो होगी वो होगी। अब उसी तरह इसमें क्या है कि मान लीजिए आपको वरियर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जगह हमने आग लगा दी, उसमें सींगे डाल दी जल रही है, आपको जलती हुई सींगे निकालनी है वरियर को। अगर आपने निकाल लिया तो ये जो निकालेगा उसके लिए क्या माना जाता है दुर्भाग्य, क्या माना जाता है दुर्भाग्य, ठीक। टेकिंग इट आउट बिलीव टू द ब्रिंग पर्सनल फॉर्चून, यानी आपके लिए क्या है तो पर्सनल फॉर्चून है व्यक्तिगत उस वरियर का। ध्यान रखना ये दुर्भाग्य जो कह रहा है कि अगर आपने इसमें 2 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपने निकाल ली जलती हुई सींग जलने से पहले, तो वो आपको व्यक्तिगत रूप से आपका दुर्भाग्य माना था, मिसफॉर्चून माना था। बट इफ नन डज, लेकिन अगर कोई नहीं निकाल पाया तो वो लेस सेट इज थॉट
कर्स्ड, यानी कि जो प्रत्येक जितने भी हैं सबके लिए दुर्भाग्य माना था। अब यहां माना गया था वन पर्सनल इल्स लक इज प्रेफर्ड टू द ग्रुप्स, कह रहा एक आदमी का दुर्भाग्य हो जाए तो ठीक है, लेकिन पूरे ग्रुप का नहीं होना चाहिए। तो ये आपको दो रिचुअल्स, फायर रिचुअल्स जो होंगे वो ध्यान रखना पड़ेगा। फायर रिचुअल्स में सींग निकालनी होती है, अगर एक ने निकाल ली तो उसके लिए दुर्भाग्य, और कोई नहीं निकाल पाया तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरे ग्रुप के लिए जो है वो दुर्भाग्य है। 8 बुल्स बिफोर सेरेमनी, जब सेरेमनी होती है वॉरियर मस्ट रेज 8 बुल टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग एल्डर्स ऑन द ग्रेजुएशन डे। अब जब सेरेमनी होती है तो उससे पहले क्या होता है कि जो बुल मतलब बैल, 8 बैल इनको पालने होते हैं। और वो क्या करते हैं कि जब ग्रेजुएशन डे होता है उस दिन क्या होते हैं, जो उनके सीनियर होंगे अमंग एल्डर्स मतलब बुजुर्ग होंगे, उनमें बांटने होते हैं। ठीक है, उनमें बांटने होते हैं। अब उसके बाद यहां पर हमें जो आखिरी पॉइंट है ये बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। हालांकि नाम आपको तीनों समझ में आ रहे हैं, प्रोनाउंशिएट अपने हिसाब से कर लेना बेटा, क्योंकि हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ और करें और आप किसी और तरह आप कुछ और करें। 3 लीडर चुने जाते हैं, एक ये और एक ये। आखिरी वाला ओलोटुनो, ओलोबोरू और ओला गुनेनी जो भी हो, पहला वाला प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत है तो आप इसको देख लीजिएगा जो भी हो। तो ओलाबोरू और ओलालोटू याद रखिएगा, ये 3 लीडर चुने जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो वॉरियर्स होते हैं उनके द्वारा ये 3 लीडर्स चुने जाते हैं। ठीक है, ठीक। अब लेकिन इसमें जो ओलाटूनो होता है आखिरी वाला, ये क्या करता है, ये अकेला आयु समूह के सभी कर्मों का भार वहन करता है। अब क्या कर रहा है कि ये जो है ओलाटूनो, जितने भी ये ग्रुप हैं इनमें 3 लीडर चुनेंगे, पहला दूसरा और तीसरा, तो आखिरी वाला है ओलाटूनो। ओलाटूनो ये क्या करता है, अब किस जितने भी वॉरियर हैं उनके जो अच्छे और बुरे कर्म हैं उसका भार किसके ऊपर होता है? ओलाटूनो। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 2 संस्कार हमें समझने हैं। ठीक है, एक तो आपका संस्कार ये हो गया मीट सेरेमनी, मांस खाने की सेरेमनी, यानी मांस खाने वाला। ये 10 से 20 घरों के एक शिविर में आयोजित की जाती है, जो संबंधित क्या होते हैं, जो कनिष्ठ जूनियर एल्डर्स होते हैं उनकी वाइफ द्वारा। ठीक है, यानी कि 10 से 20 घरों के शिविर में आयोजित की जा रहे हैं, जो दीक्षा ले रहे हैं कनिष्ठ बुजुर्ग होते हैं उनकी उसमें। ठीक है, इनिशिएटिव वॉरियर्स फाइनली ईट अलोन मीट प्रिपेयर्ड बाय द वुमेन ऑफ होम स्टे स्पेशली चूजन बुल बिग बी स्लॉटर। इसमें क्या होता है कि पहली बार इसमें क्या होता है कि अकेले में महिलाओं द्वारा पका हुआ मांस जो है वो खाया जाता है। ठीक है, कौन खाते हैं? जो वॉरियर्स होते हैं। और इसमें एक विशेष रूप से चूजन बैल जो होता है वो काटा जाता है। ए सिंबॉलिक बुल स्किन रिचुअल्स इज यूज्ड टू रिवील, एक सिंबॉलिक बुल स्किन रिचुअल्स होता है, प्रतीकात्मक होता है, वेदर ए वाइफ हैज रिमेन्ड फेथफुल विद इन हर हस्बैंड्स एज सेट सेरेमनी क्लोज्ड विद स्प्लिटेड कंटेस्ट बिटवीन मैन एंड वुमेन फॉर द रोस्टेड मीट। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक मतलब प्रतीकात्मक होता है, बुल स्किन्स रिचुअल होता है, बुल स्किन्स रिचुअल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बैल की खाल का अनुष्ठान। क्या बोलते हैं? बैल की खाल का अनुष्ठान। तो अगर पूछा जाए बैल की खाल का अनुष्ठान किस ट्राइब से संबंधित है, तो आपको क्या आंसर लगाना पड़ेगा? मसाई ट्राइब से संबंधित। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद कह रहा है जूनियर एल्डर सेरेमनी, द फाइनल एज सेट इनिशिएशन हेल्ड इन 20+ ईच मैन रिसीव एल्डर चेयर एंड एल्डर्स चेयर एंड शेव्ड बाय हिज वाइफ saved by his wife, the senior wife, it has more than down। कह रहा है कि अब जूनियर एल्डर मतलब सेरेमनी हो गई, तो एल्डर को क्या करते हैं, एक चेयर दी जाती है। ठीक है, मिलती है, और उसके बाद क्या होता है, इसकी पहले में कौन कर रहा था? उसकी माँ कर रही थी, अब कौन कर रहा है? वाइफ कर रही। तो माँ के बाद जो है, देखिए 2 चीजें समझिए, माँ जो होती है ना उसका रोल तब तक रहता है जब तक बच्चे की शादी नहीं हो जाती। ठीक है, शादी नहीं हो जाती, शादी के बाद सारे जो कर्म होते हैं वो संबंधित होते हैं पत्नी से। ठीक, यही कलेश की जड़ है अपने भारतीय समाज में। ठीक है, चेयर स्टेज हिम फॉर, पूरी उम्र वो चेयर में रहता है। इफ ही डाइज बिफोर इट्स ब्रेक हिर एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड, अगर वो मर जाता है कि चेयर टूटने से पहले, तो उसका जो बड़ा बेटा होगा वो उस पर बैठेगा। तो ये जो है कुछ चीजें हमें समझनी होगी। तो ये कुछ संस्कार हैं जो हमें समझने हैं।
जो मसाई ट्राइब से संबंधित है। और आज हम लोगों ने मसाई ट्राइब डिस्कस करी है, कल हम, ठीक है। तो ये कुछ रिचुअल्स थे जो मसाई ट्राइब से संबंधित थे। अब इसमें क्या होता है कि इसके फ्यूचर को लेकर बहुत खतरा आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर के लेकर खतरा वही बताया भाई, बहुत सारे कस्टम चलते जा रहे हैं, बाजारीकरण हो रहा है, प्राइवेट उसमें जा रहे हैं, सरकारों का इंटरफेरेंस है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। एक मसाई की कहावत है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, एक मसाई सेइंग है। मसाई सेइंग कहती है, इफ इट टेक्स 1 डे टू डिस्ट्रॉय, एक घर को डिस्ट्रॉय करने में 1 दिन लगता है। कितने दिन लगता है? 1 दिन। टू बिल्ड न्यू हाउस विल टेक मंथ्स, परहैप्स ईयर्स। आपको एक घर बनाने में हो, अच्छा ये आप कोट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जो है ये मसाई में ही कोट करें। मान लेते हैं कि आपको कोई ऐसा टॉपिक ऐसे का आ गया जिसमें आप हाउस का एग्जांपल थोड़ी ना हम दे रहे हैं, हाउस मतलब एक कहने को है, ठीक है। मान लीजिए देश के लिए हो जाए तो हम ये कह सकते हैं एक देश की नींव तैयार करने के लिए एक साथ तो कुछ भी अपना हेरा फेरी करके उसको काम चला लेना। तो ये कोट भी है, किसका है? मसाई का है। इट टेक्स 1 डे टू डिस्ट्रॉय हाउस, एक घर को डिस्ट्रॉय करने में 1 दिन लगता है। टू बिल्ड ए न्यू हाउस इट मंथ एंड परहैप्स ईयर्स, और एक घर को बनाने में लगभग लगभग महीने लग जाते हैं और सालों लग जाते हैं। आप सोचो ना कि आप एक घर बनाते हो कितने दिन लगते हैं, और एक बार भूकंप आया और पूरा घर तबाह हो गया, आप रोड पे आ गए। तो किसी चीज को बनाने में बहुत समय लगता है और बर्बाद करने में केवल 1 दिन। इफ वी अबेंडन अवर वेल्ड ऑफ लाइफ टू कंस्ट्रक्ट न्यू वन, अगर हम अपना वे ऑफ लाइफ मतलब ये घर छोड़ दें नेक्स्ट बनाने के लिए, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर। कह रहा है जब एक घर को बनाने के लिए, जब एक घर को बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, तो अपनी जो वे ऑफ लाइफ है उसको अगर छोड़ के नई अपनानी हो, नई बनानी हो, तो उसमें तो हजारों साल लगेंगे। तो कितना अच्छी बात कह रहा है मसाई ट्राइब, ठीक है। मसाई ट्राइब कह रहा है कि एक घर को बनाने तोड़ने में 1 दिन लगता है, बनाने में सालों लग जाते हैं। और यहां बात तो हमारी वे ऑफ लाइफ की है, वे ऑफ लाइफ की, हमारे जीवन जीने के जो संस्कार हैं उनकी है। तो इसको बनाने में अगर हम अपनी छोड़ दे जो हमारे संस्कार हैं उसको नया बनाना हो तो हजारों साल लग जाएंगे, ठीक है। तो आज इस मसाई टाइप के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऐसी ही कोई ट्राइब होगी। अब ये ट्राइब का जो नेक्स्ट ट्राइब होगी उसका वीडियो आप लोगों को अल्टरनेट डेज पे, वीक में 3 रखते हैं इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा ट्राइब भी नहीं, धीरे धीरे भी करेंगे तो हमारा 100 दिन में आराम से कट जाएंगे, ठीक है। अल्टरनेट डेज या हर 2 दिन के बाद एक ट्राइब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज आप लोग मसाई ट्राइब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के एमसीक्यूज जो होगा वो आप सर्च कर लीजिएगा, लगभग लगभग इन्हीं से होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट, और नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए आपको नोटिफाई कर दीजिए। तब तक के लिए